हेलो दोस्तों, हम आज बात करते हैं एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, हजारों वर्षों के दौरान हुआ परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिणी भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र तो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कला विधि के में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा जिसमें विशेष तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के दौरान एक नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आप भीतरी इलाके पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखने इसे इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरा और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? इतनी महत्वपूर्ण एक और बात है कि इस दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ की उनकी विभिन्न विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचना के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी इस समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से विभिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही है, नहीं आई है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी के इतिहासकार मिहानाज ए सियाराज के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान थे अधिकार क्षेत्र में आते। ये सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशुओं और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के भी कुछ समय था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ ये अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंद, स्वदेशी और फारसी और
अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े होते हैं, पर वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं। इतिहासकारों और उनके स्रोत: इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरफ के स्रोतों को सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 5000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चल आ रही हैं। इतिहासकार इस काल में बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफी विभिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचना के दूसरे स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वक्तव्य, संतों को देखकर तथा उपदेश अर्जियों, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते और आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उस दिनों छापे खाने तो थे नहीं, किसके लिए लिपिक या नकल भी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रति बनाते हैं। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी-कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। यह फलस्वरूप आपके लिए मैं मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे-मोटे लेखन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने भी ही कुछ यही होता है कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते रहते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सदिश अर्थ सदिश प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती हैं और अनंत एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई हैं। इससे हमारी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद में लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं की समय-समय पर अपने मूल वक्तव्य में संशोधन करते थे। 14 वर्ष के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपना वक्तव्य पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार अपने बारे वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कई दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौतियां रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके तरह के परिवर्तन हुए। इस काल को अलग-अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान-पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रखें कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल
रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर-दूर की यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा में अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावना मौजूद भी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धा के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग-अलग शासकों की सेना से शिवरात के कवि और चरण राजपूत की आचार संहिता प्रबल विक्रम और स्वाभाविक भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, ह्यूम और कार्यस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यही परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरी तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्र बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की गार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। आस कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती और खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे-जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, तो लोग जातियाँ और उपजातियों में बाँटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवहार के आधार पर उन्हें समाज में ऊँचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इनके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते हैं। एक ही जात का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्य को व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने-अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों को जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के लिए गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों में मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होती हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े-बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशासन में एक संस्कृत शासित के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए में उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत त्रिवेणी भी आ जाता था और गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इस दावा को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न इन भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 से तक कई क्षेत्रों के अपने-अपने भौगोलिक आयाम तथा तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषाएं तथा संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश भी से जुड़े गए थे। इन इन राज्यों के बीच काफी टकरातें चलती रहती थीं।
कभी-कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी से मुगल वंश पतन के धरन पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कोई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इस क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इन तथ्यों का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के संबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एक दूसरे से कटकर अलग-अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर संविन्यास की क्षेत्रीयता का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई वर्षों परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में समूह आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे-जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिन हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तन में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व था, बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत गद्य के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इससे ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेममय इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारी के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग है जिससे हम इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल शताब्दी सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले व्यक्ति को गले लगता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्यमान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग-अलग तरह की व्याख्या करते हैं। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधिसम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम और आरंभिक दौर से इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत के हनफी और शाफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विशेषताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास का समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों की
बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झल झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों को विशेषवासों में कितना स्थायित्व रहा है, उन कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समय विशेष रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों लोगों का कालों में बाँट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा था, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश या साम्राज्य। इस विचार पर आधारित था कि शासक का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंड की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहासकार थे उनमें प्राचीन समाजों में कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस काल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी-कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप की व्यापारी कंपनी के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं या 11वीं सदी से काफी भिन्न थी, इसलिए इन सारे काल को इस ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखा समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकालीन की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आ- आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िबद्ध और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते थे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसमें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं चलिए, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उनकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें जहाँ भी संभव हो, या देखें कि यहाँ पर कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं, और कहाँ आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखेंगे कि और भी क्या कुछ बदला है, यह वैसा ही रहा है। अध्याय समाप्त।